और चलिए सर, अपन डेप्रिसिएशन देखते हैं। अपन डेप्रिसिएशन का पार्ट देखते हैं। हिंदी में इसे मूल्य शरण कहते हैं। ठीक है, मूल्य शरण। तो इसकी हिंदी का मतलब है मूल्य शरण। ठीक है, शरण क्या पढ़ते हैं इसे? मूल्य शरण। अब अपनी वर्ड के हिसाब से ही वो बता रहा है, मूल्य का क्षरण हो जाता है, मूल्य घट जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आपको। ठीक, एंट्री बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है उसमें। साल में एक बार होती है, जब आपका फिक्स एसेट रजिस्टर बन जाता है, संपत्ति रजिस्टर बन जाता है, तब अपन इसको एंट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक, तो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बोलूँ। मूल्य क्षरण, एक कुछ चीजें हैं दुनिया में जिसका मूल्य क्षरण नहीं होता है कभी भी। ठीक है, जिनका मूल्य क्षरण नहीं होता कभी भी। कैसी? सबसे पहली वस्तु होती है वो होती है लैंड, जमीन, भूमि। भूमि पर डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भूमि अनंत ही, मतलब भूमि कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, भूमि की कभी वैल्यू घटन मतलब, हाँ, भूमि, भूमि पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक, अपन देख रहे थे डेप्रिसिएशन। भूमि मैंने आपको जैसे कि बताया, भूमि की वैल्यू, कीमत कभी भी घट नहीं सकती। ठीक है, भूमि कभी खत्म नहीं होती है, भूमि कभी खत्म नहीं होती, कभी नष्ट नहीं हो सकती, भूमि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। भूमि का स्वरूप बदल सकता है, भूमि का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन भूमि कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए भूमि का डेप्रिसिएशन नहीं होता, भूमि का मूल क्षरण नहीं होता। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये क्लियर समझ लो, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट भूमि में लगता नहीं है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, उस समय हम भूमि की कतई बात कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे कि आपने देखा था, संपत्ति होती है। ठीक है, संपत्ति,
एक दो तरीके के खर्चे देखे थे अपन ने। एक देखा था राजस्व व्यय, जो उसी साल होता है, उसी साल खत्म हो जाता है। दूसरा हमने देखा था पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में जैसे हमने रोड बना दी, तो रोड को हम संपत्ति बनाते थे, रोड को हम संपत्ति बना लेते हैं। ठीक है, अब वो संपत्ति स्थायी संपत्ति जरूर है, फिक्स एसेट जरूर है, बट वो अनंतहीन संपत्ति नहीं है। रोड आज अगर बनी है, कभी ना कभी वो रोड खराब हो जाएगी, वो कभी ना कभी वो रोड टूट जाएगी। बिल्डिंग आज बनी है, तो बिल्डिंग आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25-30 साल, हो सकता है 40-50 साल बाद भी वो बिल्डिंग जर्जर हो जाएगी, खराब हो जाएगी और कोई वैल्यू की नहीं रह जाएगी। जिस प्रकार आपका कंप्यूटर आपने खरीदा, कंप्यूटर साल, 2 साल, 3 साल चलता है, 4 साल चलता है, 5 साल चलता है, उसके बाद उसकी वो खराब हो जाता है, वो फेंकने लायक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी संपत्ति अनंतहीन नहीं है, मतलब एकदम एंड तक नहीं जाती वो संपत्ति, कि मतलब आपने अगर एक बार उसको अर्जित कर ली, एक बार संपत्ति बना ली, तो वो हमेशा जीवन भर के लिए हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक वस्तु का, भूमि को छोड़कर हर एक वस्तु, हर एक संपत्ति का एक लिमिटेड पीरियड होता है, एक लिमिटेड पीरियड होता है। ठीक है, अब वो कितना लिमिटेड पीरियड होता है वो अपन देखेंगे, कैसे निकालते, कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। लेकिन आप इतना समझ लो कि हर एक, जैसे जिस प्रकार से मनुष्य की भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, वो ज्यादा से ज्यादा 70, 80, 90, इससे ज्यादा तो फिर डेंजर जोन में जाने लगता है। तो इतनी लाइफ उसकी फिक्स है, मतलब 100 साल मैक्सिमम, उसके बाद तो वो आदमी की लाइफ खत्म ही होनी है। तो कोई भी चीज अनंत ही नहीं है भूमि को छोड़कर इस दुनिया में। तो भूमि पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन बाकी सब चीजों पे, जैसे कोई वस्तु हो गई, उन वस्तुओं पर, उन वस्तुओं को हम अपने बिजनेस में चलते क्रम में उसका इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू को घटा देते हैं, उसकी वैल्यू को हम खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म कर देते हैं? मान लीजिए आप शोरूम से नई कार खरीद कर लेके आए। ठीक है, शोरूम से आप नई कार खरीद कर लेकर आए। ठीक है, उस नई कार की वजह से क्या हो, आप अब जैसे ही शोरूम से आप कार बाहर लेके आए, आप जैसे ही वो शोरूम से कार बाहर लेके आओगे, उसकी वैल्यू जो है, अब आप उस नई कार को आप लेके तो आ गए, अब उसको बेचने भी जाओगे तो वो शोरूम की कीमत पे नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि एक उसकी कीमत होती है, उसकी एक कीमत होती है, और उस पर लग जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहने का मतलब कोई भी चीज शोरूम से बाहर आती है तो उसकी मूल्य घट जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग सोचने लगते हैं कि उसका आपने इस्तेमाल किया होगा, आपने उसको इस्तेमाल किया है ना। आप कार लेके आए हो, शोरूम से बाहर लेके आए हो, मेरे तक तो लेके आने के लिए आपने उस चीज का इस्तेमाल किया, तो मैं तो बोलूंगा कि भैया उससे मैं 50,000 रुपए कम चाहिए मुझे, मतलब 50,000 रुपए कम में लूंगा। जितनी तुमने, भले ही आपने एक ही दिन चलाई हो, भले ही आपने 10 किलोमीटर चलाई हो, लेकिन आपको पसंद नहीं आई, लेकिन आप मुझे लेके आए कि भैया ये तुम खरीद लो, तो मैं वो आपसे क्या बोलूंगा हमेशा, कि जो शोरूम की कीमत है उससे 50,000 रुपए कम में मैं आपसे खरीदूंगा, यानी उसकी कीमत मैंने घटा दी। ठीक है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हो। ठीक, मोबाइल खरीदते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसे 2 साल चलाओगे, 3 साल चलाओगे। ठीक, अब 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। अब 3 साल बाद आप मान लीजिए आप 50,000 रुपए का मोबाइल लेके आए और 3 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या आप उस तीसरे साल में बोलोगे यार ये 50,000 रुपए का मुझे नुकसान हो गया, मोबाइल का 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्या वो तीसरे साल में जाके बोलोगे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उन तीनों सालों में आपने उस मोबाइल को लगातार इस्तेमाल किया, आपने उन तीनों सालों में उस मोबाइल को लगातार इस्तेमाल किया। तो जो 50,000 का नुकसान है, जो 50,000 का उसकी कीमत में नुकसान हुआ है, उसकी बाजारू कीमत पे, उसको आप तीनों सालों में बांट के खत्म करोगे, है ना। जैसे हमने प्रॉपर्टी टैक्स में देखा था कि प्रॉपर्टी टैक्स अर्जित होती चली जाती है, और जब प्राप्ति होती है उस साल में हम उसमें वसूली करते हैं। लेकिन वैसे ही डेप्रिसिएशन में होता है कि जितने साल आपने उस वस्तु इस्तेमाल करी, उतने साल में आप उसे डेप्रिशिएट करते जाइए बराबर बराबर। ठीक है, डेप्रिशिएट कहने का मतलब उसकी मूल्य को घटाते जाइए, उसके मूल्य को घटाते जाइए, और उसको अपना नुकसान काउंट करते जाइए। मैंने आपको एक बताया था नाम मात्र खाते का,
मैंने आपको नाम मात्र खाते का रूल क्या बताया था? हानि सभी हानि एवं व्यय, सभी हानि एवं व्यय डेबिट। व्यय तो मैंने आपको बता दिए थे, टेलीफोन का व्यय, सभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का व्यय, ये सभी आपकी हानियां हैं। हेलो सर, मैं अभी देख के बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको, हाँ एक व्हाट्सएप में मैसेज, फोन आ जा रहे हैं, चले। तो क्या देखा था हमने? नाम मात्र खाते का सभी व्यय एवं हानि। हमने व्यय तो देख ली थी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ये सभी व्यय है। हानि क्या होती है? ये जो डेप्रिसिएशन है, ये एक हानि का प्रकार है। कैसी हानि हो रही है? मैं कोई जो वस्तु लेके आया हूँ, जैसे मैंने कोई रोड खरीदी है या मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो उसकी वैल्यू घटती जाती है। वैल्यू बिल्डिंग की तो कई लोग बोलते हैं कि बढ़ती है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से वो घटती चली जाती है, क्योंकि 30 साल के बाद वो बिल्डिंग जीरो हो जाएगी, खंडहर हो गई, खंडहर के बाद वो बिल्डिंग जीरो हो जाती है। कीमत किसकी घटती है? कीमत बढ़ती किसकी है? अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो, उसमें कहते हो कि यार सर बिल्डिंग की तो वैल्यू हमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। सर कीमत बिल्डिंग की नहीं बढ़ती है, बिल्डिंग की बढ़ती भी होगी तो थोड़ी बहुत बढ़ती होगी, लेकिन बिल्डिंग की कीमत नहीं बढ़ती। कीमत बढ़ती है भूमि की, लैंड की। लैंड की वैल्यू होती है, बढ़ती है हमेशा। लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़त में होती है, लैंड की वैल्यू कभी घटती नहीं है। अब जो स्ट्रक्चर खड़ा करा आपने उसके ऊपर, आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा करा बिल्डिंग के ऊपर, वो जो स्ट्रक्चर है उसकी कीमत घटती है ना। स्ट्रक्चर की कीमत घटती है और भूमि की कीमत बढ़ती है। तो इसलिए आप बोलोगे कि मैंने तो मकान वो पहले उसने खरीदा था 10 लाख रुपए का, आज वो मकान मिल रहा है 15 लाख रुपए का। तो जो 5 लाख रुपए है सर, वो 5 लाख रुपए आपके जमीन की कीमत बढ़ी है, ना कि बिल्डिंग की कीमत। क्लियर ये बात? तो मेन अपन देखते हैं डेप्रिसिएशन का, जो अपन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन में अपना देखा अपन ने कि भूमि की कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, और डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जितने साल में हमने वो संपत्ति इस्तेमाल करी है, उतने साल में बराबर बराबर से हम उस संपत्ति की कीमत को बांट के उस संपत्ति को खत्म कर दें, उस संपत्ति को अपने लेखा से हटा दें। ठीक, उस संपत्ति को अपने लेखा से हटाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप अगर उस संपत्ति को नहीं हटाओगे, मान लो आपने 50,000 रुपए का मोबाइल आज खरीदा, और 3 साल इस्तेमाल करने के बाद तीसरे साल जाके बोला कि ये मोबाइल मेरा खराब हो गया है, मुझे नुकसान हो गया 50,000 रुपए का, तो वो तीसरे साल में आप सीधा 50,000 रुपए का नुकसान दिखाओगे। तो कितनी गलत बात है कि आपने इस्तेमाल तो संपत्ति को 3 साल करा, लेकिन जो नुकसान कर रहा है वो तीसरे साल में जाके आप बुक कर रहे हो। तो इसीलिए अकाउंट्स में क्या करा कि इस जो 50,000 के नुकसान को है, इन तीनों साल में बराबर बराबर बांट के आप उसे खत्म करो। यानी जो 50,000 का 16,000, 16,000 समथिंग जो आता है, 16,667 रुपए, वो तीनों साल में बराबर बराबर बांटो। ये क्या कहता है? ये होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा देता हूँ कि डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे होता है। मानिए आप कोई वाहन खरीद कर लाए। ठीक, आपने एक वाहन खरीदा, ठीक है, वो वाहन कितने का है? 10 लाख रुपए का। ठीक, अब जिस साल में जिस साल में आप वाहन खरीद के लाते हो, उस साल में आपको ये नहीं पता होता कि ये आपको, क्योंकि आप तो भविष्यवक्ता तो हो नहीं कि आपको भविष्यवक्ता के तौर पे आपको पता लग जाएगा कि ये वाहन 5 साल चलेगा, ये वाहन 7 साल चलेगा, ये वाहन 15 साल चलेगा। किसी का पैशन कोई गाड़ी लेके आता है, वो पैशन गाड़ी किसी की 3 साल में खराब हो जाती है, किसी की 5 साल में खराब होती है ना, ये मानो 3 महीने की प्रेग्नेंट, किसी की 5 साल में खराब हो जाती है, किसी की 15 साल में खराब हो जाती है। तो वाहन का कोई भरोसा नहीं है। तो वाहन में, लेकिन ये जरूर पता है कि ये कभी ना कभी तो खराब होगी। ठीक है, तो हम इसमें एक उसकी मान लेते हैं, उसकी आयु, हम उसे बोलते हैं अनुमानित आयु। ठीक है, अनुमानित आयु। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ।
इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है, अब हमने मान लिया उसकी अनुमानित आयु कितनी है, 10 वर्ष। ठीक, अब इसमें आप मुझे बोलोगे कि सर अगर वो वाहन 5 साल में खराब हो गया, तो सर अभी आपको तो पता नहीं कि अगले 5 साल में खराब होगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि ये लाइफ से, एक्सपेक्टेड लाइफ, अनुमानित आयु से पहले ही खराब हो गया, अनुमानित आयु से पहले ही खराब हो गया, तब हम अलग एंट्री करेंगे, तो तब हम वो देखेंगे। और जब हम देखेंगे कि अनुमानित आयु के बाद भी चल रहा है, यानी ये कोई वाहन है जो 15 साल चल रहा है, तो भी हमारी एंट्री हमको समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है कि वाहन की लागत कितनी है, 10 लाख रुपए। अनुमानित आयु हमने कितनी ली है उसकी, 10 साल। अनुमानित आयु कितनी ली है हमने उसकी, 10 साल। ठीक है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा, इंग्लिश में उसे डेप्रिसिएशन, हिंदी में उसे मूल्य क्षरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है सर। आप लोग मान लोगे लागत डिवाइडेड बाय अनुमानित आयु। अनुमानित आयु, ठीक है, मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, मतलब 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 साल। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा 1 लाख रुपीज। ठीक है, यानी हर साल मुझे कितने लाख रुपए का नुकसान, हानि, नुकसान यानी हानि, डेप्रिसिएशन एक प्रकार की हानि होती है। हर साल मुझे कितने साल की कितने रुपए की हानि होगी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। क्लियर ये बात, डेप्रिसिएशन का समझ में आया आपको। डेप्रिसिएशन निकालने का छोटा सा फॉर्मूला ये है कि उस चीज की लागत कितनी है आपकी, और उसकी अनुमानित आयु कहाँ से है। ठीक है, तो ये तो किसके पास मिलेगा, ये तो जब आप संपत्ति खरीदते हो या बनाते हो तब आपको ये अनुमानित लागत पता होती है, ये आपको अनुमानित लागत पता होती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कहाँ से आएगा, ये सर आपके MPMAM में दी गई है, मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में ये दी गई है। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, MPMAM में दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अपन एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं उसमें। मैं अभी आपको इसकी टैली की एंट्री नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए, मूल शरण का पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें जो एमपीएम में दिए गए। भूमि को छोड़कर, भूमि का मैंने आपको बता दिया भूमि पर क्यों नहीं लगता है, भूमि अनंतहीन है, भूमि कभी नष्ट नहीं होती, भूमि के स्वरूप बदलते हैं, भूमि का स्वरूप बदलता है, कभी वहां पे तालाब हो सकता है, कभी वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, कभी वहां पे रोड बन सकती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती है। भूमि को छोड़कर सभी हस्तियां, हस्तियां मतलब एसेट पर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जो मैंने आपको क्या बताया कि कोई लाइव लागत कितनी है, 10 लाख रुपए, आयु कितनी है, 10 साल, तो लागत डिवाइडेड बाय आयु,
ये स्ट्रेट लाइन मेथड, उसका एक मेथड, ये जो मेथड है ये इसका नाम दे दिया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड हमको करना नहीं है तो उसको हम समझेंगे नहीं। दूसरा मेथड होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, वो अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट से बनी थी, ठीक है। लेकिन हमारे नगर परिषद में SLM चलता है, हमारी नगर परिषद में SLM चलता है, कंपनीज में भी SLM चलता है, वहां पे तो आजकल एमोर्टाइजेशन हो गया। तो मूल शरण की दर अनुमानित प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार निर्धारित की जाएगी। सबसे मूल शरण योग अस्थियों पर उनके संपूर्ण आयु, देखिए क्या लिखा है, उसकी संपूर्ण आयु के अनुपात के अनुसार मूल्य शरण 100% लगाया जाएगा, ठीक है। फिर भी गत वर्ष का औसतन मूल शरण ₹1 से घटाकर अस्थि के बकाया मूल्य के रूप में बताया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब 10th ईयर में क्या होगा, ये 10th, ये 10 लाख रुपए है, ठीक है। 1 से लेके 9 साल तक का अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 9 लाख रुपए, बिल्कुल। फिर 10th ईयर में आएंगे हम, तो 10th ईयर में भी हम अगर 1 लाख रुपए लगा देंगे डेप्रिसिएशन, तो सर ये जो एसिड होगी वो हो जाएगी 0, है ना। तो MPMM क्या बोल रहा है, इसको 0 ना कीजिए, इसको 0 ना कीजिए, इसको 0 ना कीजिए। वो बोल रहा है इसको 0 के बजाय ₹1 पे दिखाइए, इसको 0 के बजाय ₹1 पे दिखाइए। तो 10th ईयर में ये 1 लाख रुपए ना लग के 99,999 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 10,000 माइनस ₹1 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा। किसी को कोई डाउट? मैंने MPMM में बता दिया क्या बोला है उसने, मैंने MPMM में बता दिया है कि ये ₹1 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कि साल के अंत में ₹1। आप अपना भी संपत्ति रजिस्टर उठा के देखिएगा जो हमने बनाई है, तो उसमें भी कई संपत्तियों की जो नेट वैल्यू बचती है वो ₹1 दिखा रहा होगा। तो वो ₹1 का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। दूसरा, आस्ति की उपयोगी जीवन स्थायी आस्तियों के मूल्यांकन नामक अध्याय में बताए गई है। यानी जो जीवन बताया मैंने, जो अनुमानित आयु जीवन, वो कहाँ बताई है? अस्थाई स्थायी आस्तियों के मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट में। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेखांकन वर्ष। हमारा लेखांकन वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से चालू होके 31 मार्च तक, ठीक है। लेखांकन वर्ष में 1 अक्टूबर के पूर्व क्रय निर्मित की गई अस्थियों पर पूर्ण दर से मूल शरण लगाया जाएगा, और लेखांकन वर्ष में 1 अक्टूबर के पश्चात क्रय एवं निर्मित अस्थियों पर आधी दर से मूल शरण लगाया जाएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये वाहन जो है, आपने जो ये वाहन है, ये एग्जाम्पल 1 है ना, ये एग्जाम्पल 1 है। आपने वाहन खरीदा है एक 1 जून 2020 को, ठीक है, 1 जून 2020 को। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा टोटल? 1 लाख रुपए। क्लियर है मेरी बात? अब वहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 2, वाहन। अगर मैंने वाहन खरीदा है 1 दिसंबर को, आपने वो देख पढ़ा था क्या लिखा है यहाँ पे? वो लेखांकन वर्ष 1 अक्टूबर के पूर्व, यानी 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो उस पे पूर्ण डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और अगर 1 अक्टूबर के बाद में कोई चीज खरीदता हूं तो उस पर फाइनेंशियल ईयर में कितना लगेगा?
आधा, आधा यानी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, यानी 50,000 रुपए। अब आप बोलोगे कि सर ये 50,000 रुपए क्या मतलब ये टोटल आपका 50,000 रुपए ही आएगा? सर ऐसा नहीं होगा, मतलब 50,000 रुपए की कीमत यहाँ दिखने लगेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये 1 से 9 वर्ष तक कितना इनको डेप्रिसिएशन लग जाएगा? वो लग जाएगा आपका 8,50,000 रुपए। कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा ये? 8,50,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इस साल 50,000 लगेगा और अगले 8 साल, क्योंकि 1 से 9 में 9 साल हुए, तो अगले 8 साल कितना लगेगा? 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये 8, ये इंटू 1, तो कितना हो गया? 8,50,000। क्लियर कट? 10वें साल कितना लगेगा इसमें? 1,00,000 रुपए। क्लियर? और 11th ईयर में कितना लगेगा? क्योंकि बचा हुआ है, उस ईयर में लगेगा 50,000 -1, यानी 49,999। यानी आप समझ गए? इसमें किसी को डाउट हो पूछिए जरा। 11वें साल में चली गई। अगर कोई संपत्ति 1 अक्टूबर के बाद, कोई संपत्ति 1 अक्टूबर के बाद लगती है, तो पहले साल उसकी सालाना डेप्रिसिएशन का आधा लगता है। अगर 1 अक्टूबर के बाद हो, 1 अक्टूबर के बाद है, तो उसकी सालाना जो डेप्रिसिएशन निकाला है आपने, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, निकालने का तरीका भी सेम रहेगा, लेकिन जो सालाना उसकी डेप्रिसिएशन आया, उसके पहले साल में केवल 50,000 लगेगा। बाकी के सालों में सीधा 1-1 लाख लगेगा, और आखिरी का बचा हुआ 50,000 रुपए उसकी आखिरी एज पे जाके लगेगा। लेकिन तो भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि 0 नहीं हो सकती एसिड, एसिड कम से कम 1 पे होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपकी ध्यान रखिएगा। अनुदान से क्रय या निर्मित अस्थियों का कुल मूल्य का बताया गया और तदहेतु अनुसार अनुदान को देता बताया गया। स्थायी संपत्ति में से मूल शरण के अनुपात राशि से हटा दिया जाए। सर ये कॉन्सेप्ट ना बहुत टफ है। ठीक है, ये अच्छे अच्छे सीए नहीं करते हैं, ये अच्छे अच्छे सीए नहीं करते हैं। आपके यहाँ की जो बैलेंस शीट्स बनाते हैं वो भी ये अच्छे अच्छे सीएस नहीं कर पाते हैं। मान लो आपकी ये संपत्ति किससे बनी है? मान लो ये संपत्ति किससे बनी है आपकी? ये संपत्ति बनी है मेरी स्वच्छ भारत मिशन से। स्वच्छ भारत मिशन से, ठीक है। ये वाहन किससे खरीदा मैंने? स्वच्छ भारत मिशन की ग्रांट से। तो जिस तरीके से सर हमारा ग्रांट से मिला हुआ इंटरेस्ट हमारा नहीं होता है सर, अपन ने लास्ट सेशन में देखा था वो गाय और बछड़े का एग्जाम्पल। ठीक है, गाय और बछड़े का एग्जाम्पल देखा था। ठीक, उसमें क्या देखा था कि हम बछड़ा, जो नया बछड़ा पैदा हुआ था वो किसका हुआ? जो गाय देकर गया था। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा, उसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि जो वो गाय दे के गया था, वो जिस ग्वाले को छोड़ के गया था, उस ग्वाले का उसने नुकसान कर दिया। ठीक है, कुछ भी नुकसान हम मान लेते हैं कि उसकी कोई भी क्यारी है, उसका कोई भी नुकसान कर दिया उस गाय ने। तो नैतिक तौर पे वो जो नुकसान है वो कौन भरेगा? जिसकी वो गाय है। यानी ग्रांट, ग्रांट आप यहाँ पे समझिएगा, जो ग्रांट है, ग्रांट से कोई संपत्ति आई, अब उस संपत्ति के अगेंस्ट में हमने कोई हानि भुगत रहे हैं। मतलब हमने एसेट किससे बनाई? हमने एसेट बनाई ग्रांट से, ग्रांट के पैसों से। संपत्ति किससे बनाई? ग्रांट के पैसों से। अब उस संपत्ति की अगर वैल्यू भी घट रही है, तो वो कहाँ से एडजस्ट होगी? वो एडजस्ट होगी ग्रांट के पैसों से, है ना? वो एडजस्ट होगी ग्रांट के पैसों से। ये कॉन्सेप्ट याद समझ में आया आपको? मैं जैसे वो इंटरेस्ट देखा था हमने, यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन है। तो जब हमने इंटरेस्ट कमाया था तो वो हमको उन्होंने ग्रांट को दे दिया था। अब हम ग्रांट की से बनाई हुई एसेट अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वो खर्चे को भी हम ग्रांट को दे देंगे।
वो खर्चे को भी हम ग्रांट को दे देते हैं। ठीक है, वो देने का क्या एंट्री होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो अपन जब ग्रांट की एंट्री फाइनलाइजेशन वाली देखेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको डेप्रिसिएशन का पार्ट वाला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो डेप्रिसिएशन का चार्ट दिखा रहा था एक्चुअली में। मैं आपको डेप्रिसिएशन का चार्ट दिखाना चाह रहा था, कहाँ गया? ये हमारा जीएल कोड है, ये देखिए एमपीएमएम में ये आपका जो जीएल कोड्स है ना, वो बनाने का तरीका भी दिया हुआ है। बनाने का मतलब उन्होंने कहाँ से लेके आए जीएल कोड, ये वो यहाँ पे ये दिया हुआ है उन्होंने। संपत्तियों का मूल्यांकन, हाँ इसमें दिया हुआ है। इतने प्रकार की आपकी अचल संपत्तियां होती हैं, इतने प्रकार की आपकी अचल संपत्तियां होती हैं, भूमि, भवन, प्रतिमा, मूल्यांकन, कला, प्राचीन, जैसे आप कोई स्टैचू वगैरह लगाते हैं, विरासत भवन वगैरह, सड़कें। जी हाँ सर बताइए, कोई पूछ रहा था कुछ? हेलो जी सर बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? सर देखिए, पृष्ठ क्रमांक 201 पे, पृष्ठ क्रमांक 201 पे और पीडीएफ में 211 पे संपत्ति की आंकलित आयु, आंकलित मतलब अनुमानित आयु। देखिए भूमि की आयु नहीं दी गई है, भूमि की आयु नहीं दी गई है, तो भूमि की आयु नहीं होती है, भूमि की किसी भी प्रकार की कोई आयु नहीं होती क्योंकि वो अनंतहीन है। ठीक है, लेकिन भवनों की आयु होती है। भवन वर्ग की सिविल संरचना, सिविल संरचना की आयु कितनी है? 30 साल। सिविल संरचना की आयु कितनी है? 30 साल। ठीक है, हम इसको ऐसा बोलते हैं कि जिसकी आरसीसी छत होती है, जिसकी आरसीसी छत होती है उसकी आयु होती है 30 साल। किसी भी आरसीसी मतलब कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की छत होती है ना, पिलर डल के छत बनती है, उसकी आयु होती है 30 साल। और किसी भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जिसकी छत नहीं होती है, जिसमें पिलर डल के छत नहीं डलती है, उसकी 20 साल। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका है आपका बैराज पुल, उसका एग्जाम्पल है बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल पे कोई छत नहीं होती, वो केवल एक वॉल होती है जो बनाते हम चले जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है जैसे आपने कोई पुलिया बनाई, पुलिया की कोई छत नहीं होती है, पुलिया का केवल एक बेस बना होता है। क्लियर है? पुलिया का केवल एक बेस बना हुआ होता है। तो ये देखिए, ठीक है, पुल उड़ान की 20 साल, भूमिगत मार्ग, जल के ऊपर मार्ग, पाइपलाइन, जल मार्ग आपका 15 साल, जल नाली, खुली नालियां, पुलियां, नालियों की 15 साल, कोई भारी वाहन 10 साल, हल्के वाहन 10 साल, अन्य वाहन जैसे रिक्शा, अन्य वाहन मतलब रिक्शा, रिक्शा एक्चुअली ना साइकिल में आते ना वाहन में आते, तो उसको वाहन में कैटेगराइज करके बैलगाड़ी चले, अब आजकल तो बैलगाड़ियां है ही नहीं, तो साइकिलें, 2 पहिया, 3 पहिया, ये सब 3 साल। ठीक है, उड़ान पुल, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज, एक बड़ा ब्रिज होता है, ठीक है, तो बड़े ब्रिज की आयु 30 साल। क्यों? क्योंकि उसमें जो बेस डलता है वो बहुत मजबूत डलता है। कोई फर्नीचर कराया है आपने, जिसके दिए हुए उसकी 10 साल, किसी प्रकार की मशीनरी है उसकी 10 साल, सड़क 7 साल, डामर की सड़क 3 साल। तो ये सब देखिए, ये सब आपके यहाँ की आयु दी गई है। क्लियर सर ये बात? तो आज अपन ने देख लिया डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। अब अपन इस कॉन्सेप्ट को कल देखेंगे अपने, कल अपन चालू करते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर। ठीक है, आप लोग अपने अपने जो हमने नगर परिषदों के संपत्ति रजिस्टर दिए हैं, आप लोग अपने अपने संपत्ति रजिस्टर अपने पास रख लीजिएगा। नहीं होगा, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, मेरी टीम के पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आप प्रवीण राजेश से मांग लीजिएगा संपत्ति रजिस्टर।
ठीक है, आप लोगों का संपत्ति रजिस्टर मांग लीजिएगा, मैं आप लोगों का संपत्ति रजिस्टर सबसे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो आप अपने सामने खोल के रखिएगा, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। टैली से कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, टैली से कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो संपत्ति रजिस्टर को अपडेट कैसे करते हैं ये अपन कल देखेंगे, और डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं ये अपन कल देखेंगे। आज के लिए सेशन अपना एंड है, किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल? चलिए कल अपन देखते हैं, है ना।